हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। सो माय नेम इज शुभम कुमार। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं 12th फिजिक्स। 11th में कोई गलती के कारण, लापरवाही के कारण अगर आप नहीं पढ़ पाए तो उनको भूल जाइए और 12th पे ध्यान दीजिए। जैसे देखिए हम लोग 12th में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स वर्ड ही होता है रेस्ट, मतलब चार्ज रेस्ट में हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, जिसमें चार्ज रेस्ट में हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with charge at rest is called electrostatics। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या क्या बच्चों? मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वैसा ब्रांच फिजिक्स का जिसमें चार्ज रेस्ट में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इस चैप्टर में तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग तो आप भी इंट्रोडक्शन ही चलेगा चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सब। चार्ज एक यूनिक बिहेवियर शो करता है जिसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास में भी आप लोग पढ़े थे कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए चार्ज मतलब होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, या डिफाइन करो चार्ज को, तो देखिए चार्ज जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है which can be attract or repelled by a small particles, ये भी बोल सकते हैं। या चार्ज ये भी बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम टेकन। ये भी कोशिश कीजिए डिफिनेशन जो है फॉर्मूला बेस्ड लिखने का। क्या बोले? चार्ज क्या होता है? क्या होता है? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम टेकन। टाइम टेकन इसको क्या कहलाएगा? इसी को हम लोग टाइम टेकन, जैसे मैथमेटिकली Q इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू टी होगा, जहां पे वेयर Q को आप स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, T इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा। देखिए ये होगा। या अगर आप लोग ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या? चार्ज का इंट्रिंसिक बिहेवियर ये है कि जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग स्वीट्स लेते हैं। स्वीट्स देखते हैं, आप उसको पानी में भिगो दीजिए या दूध में डुबा दीजिए, क्या वो अपना स्वीटनेस छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। उसी तरह क्या होता है? चार्ज ऐसा इंट्रिंसिक बिहेवियर है कि इसको आप धूप में रख दीजिए, हैमर कर दीजिए, जला दीजिए, रेलवे ट्रैक के नीचे रख दीजिए, ये क्या करेगा? लाइक चार्ज देखेगा तो रिपेल ही करेगा, अनलाइक चार्ज देखेगा तो अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है? तो क्या होगा? हम लोग ये भी लिख सकते हैं। या इंट्रिंसिक बिहेवियर क्यों बोले हम? क्योंकि चार्ज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। मैटर का एक प्रॉपर्टीज है, लेकिन चार्ज विदाउट मैटर नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैटर के बिना, लेकिन मास ऐसा कभी नहीं होगा। तो देखिए चार्ज क्या होता है, या इसी लिख ले, इट इज ए प्रॉपर्टीज, it is properties of matter which can be attract or repelled by a charge particle, charge particles। क्या बोले कि ये क्या होगा? इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है
which can be attract or repel by a charge particle, या आप यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ना लिख के स्मॉल पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, तो इसको बच्चों हम लोग चार्ज बोलेंगे। चार्ज का डिफिनेशन हम लोग क्या देखे, चार्ज बोले इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम टेकन होगा, मैथमेटिकली Q इज इक्वल टू IT होगा, वेयर Q चार्ज है, I इलेक्ट्रिक करंट है, T टाइम है, या इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर व्हिच कैन बी अट्रैक्ट और रिपेल बाय ए चार्ज पार्टिकल। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में कि प्रॉपर्टीज क्या होता है चार्ज का। देखिए हम लोग देखते हैं, बस थोड़ा 12th पे ध्यान देना है, अगर जेई मेंस नीट ये सब देना है तो इसका वेटेज ज्यादा होता है। अगर 11th नहीं भी पढ़ पाए 12th को अच्छा कर लेते हैं तो इससे आप अच्छा कर पाएंगे। क्या बोले हम, देखिए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है। कौन कौन दो तरह का होगा चार्ज, दो तरह का, देयर आर टू टाइप्स, कौन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, इसी को तो हम लोग दैट इज प्रोटॉन भी बोलते हैं। निगेटिव चार्ज क्या होता है, दैट इज इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आप लोग तो इसका मास जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी मास और चार्ज जानते हैं आप लोग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं, तो देखिए चार्ज का फॉर्मूला अभी आप लोग क्या देखे, चार्ज का फॉर्मूला था, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या था, IT था ना, IT। अब मान लेते हैं इसका SI यूनिट पूछेगा बच्चों, क्या बताएंगे, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब SI यूनिट ऑफ I इनटू SI यूनिट ऑफ T। तो देखिए तो I का यूनिट क्या, एम्पियर, और टाइम का क्या, सेकेंड, इसी को एम्पियर इंटू सेकेंड हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 कूलम, इसको 1C से लिखते हैं। और चार्ज क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग स्केलर क्वांटिटी हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, क्या, स्केलर, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। और बोलते थे स्केलर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज में भी पॉजिटिव निगेटिव है, जीरो भी होता है जिसको आप लोग न्यूट्रॉन बोलते हो। ठीक है, न्यूट्रॉन कौन दिया था, जेम्स चैडविक दिए थे 1932 ईस्वी में, जेम्स चैडविक। वो लोग भी, वो कौन था, जे थॉमसन हो गए, कौन दिया था, जे थॉमसन का स्टूडेंट थे, गोल्डस्टीन नाम था, जो प्रोटॉन का दिए थे, प्रोटॉन को डिस्कवर किए थे। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन दिए थे ऑयल्स ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट से, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताए थे। और जेम्स चैडविक जो थे 1932 में न्यूट्रॉन के बारे में बताए थे, न्यूट्रॉन के मास के बारे में। ये सब सारे लोग वो किनके थे, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, जैसे मार्सडेल हो गए, गाइगर्स हो गए, नील्स बोर हो गए, ये लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो देख लिए चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, तब डिफरेंस देखेंगे हम लोग चार्ज और मास के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड unlike charge attract each other, ये होगा, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा क्या होगा, चार्ज independence of
स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। कैसे, क्या बोले बच्चों, देखिए कि चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड्स नहीं करेगा। जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं तो हम लोगों का वेलोसिटी बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो मास बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज इंडिपेंडेंट है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे। क्यों, आप लोग बोलते हो ना कि एटम्स आर न्यूट्रल, सारे एटम्स पे, कोई भी एटम्स पे चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज डिपेंड्स कर जाएगा स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे तो सारे एटम्स पे चार्ज आ जाएगा, जिसको आप एटम्स आर न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रलिटी ऑफ एटम वायलेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही कारण होता है कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे, बट मास डिपेंड्स करता है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे। यही मास डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल्स का आइंस्टीन साहब बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किए। क्या एक्सप्लेनेशन किए, देखिए मैथमेटिकली क्या बोले, ये बोले कि v इज इक्वल टू m नॉट रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। क्या बच्चों, वेयर m इज इक्वल टू मूविंग मास m नॉट, रेस्ट मास c, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। कहां पे, फ्री स्पेस, हमने मेंशन किया फ्री स्पेस मतलब कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये v क्या हो गया, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स हो गया। क्या बच्चों, मतलब देखिए m हो गया m नॉट रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, मतलब m क्या है, मूविंग मास है। कैसा मूविंग मास, मूविंग मास इसी को आइंस्टीन साहब रेलेटिविस्टिक मास बोले, जो टाइम डिपेंडिंग मास है। और ये m नॉट हम लोगों का मास है, रेस्ट मास है हम लोगों का मास। और c स्पीड ऑफ पार्टिकल्स है, v स्पीड ऑफ पार्टिकल्स है और c स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस है। मतलब m टाइम डिपेंडिंग मास है, हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट फ्रेम में है, टाइम डिपेंडेंट फ्रेम में नहीं है। अगर कोई आदमी, मान लो ऐसा हुआ, आइंस्टीन साहब उस समय, सोच लो उस समय ये बोलते थे कि अगर कोई भी चीज को वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोजेक्ट कर देंगे, फेंक देंगे, तो क्या होगा, उसका मास बढ़ जाएगा या मास घट जाएगा, वैसा स्पेस ऑफ टाइम में चला जाएगा जो हम लोगों का टाइम और उसके टाइम में डिफरेंस होगा। डिफरेंस मतलब ये टाइम डिपेंडिंग मास है। जैसे एग्जांपल ये कि कोई आदमी टाइम पे डिपेंड कर गया, जैसे डिपेंड कर गया, आप लोगों में से कोई डिपेंड कर गया, तो वो डीलोकेलाइज हो जाएगा। डीलोकेलाइज मतलब उसका टाइम बहुत स्लो हो जाएगा, एक ही सेकेंड पे, एक ही टाइम पे उसका करोड़ों पोजीशन हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, गॉड हर जगह है, कण कण में है। कैसे है कण कण में, भगवान कैसे है कण कण में, क्योंकि वो टाइम डिपेंडिंग फ्रेम में है। वो लोग एक ही समय पे हर जगह जा सकते हैं, इनफाइनाइट पोजीशन बना सकते हैं। तो वही ये m है। क्या है, m है मूविंग मास है। वही जैसे आप अमेरिका में, मान लो अमेरिका के एक जगह है बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल के करीब से गुजर रहे हो, ठीक है, अपने दोस्त को बोले हो कि तुम आधा घंटा मतलब 30 मिनट हम मेरा वेट करना, हम आएंगे तब दोनों साथ मूवी देखने चलेंगे या मार्केट करने चलेंगे। वो आप तो अपने घड़ी देख के 30 मिनट निकल लिए बरमूडा ट्रायंगल के करीब से, लेकिन आपके दोस्त के लिए वो 8 दिन बीत गया। सोचो, आप दोस्त को आके बोले देखो हम 25 ही मिनट में आ गए, तो दोस्त उठ के क्या करेगा, 2-4 थाप लगाएगा, बोलेगा गधा 8 दिन बाद आए हो और बोल रहे हो कि अभी आए हैं, 25 मिनट में आए हैं। तो टाइम क्या होता है, स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है, वही m है। ये इसी का ये टाइम डिपेंडिंग मास है, ये रेस्ट मास हम लोगों का मास है। ये वही आइंस्टीन बोले थे, इसी का ये फॉर्मूला लिखे, E = mc²। इसी से तो आज हम लोग मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आज यूरेनियम देखते हैं, यूरेनियम हम लोगों को मान लेते हैं
7 kg अगर यूरेनियम 235 मिल जाए, 7 kg, उससे हम लोग ऐसा एक्सप्लोसिव, ऐसा एटम बम बना सकते हैं जो कोई भी स्टेट कहीं भी गिरेगा तो उसका टेम्परेचर 4 डिग्री 4 मिनट के अंदर 8 लाख डिग्री से ऊपर जाएगा। इसी का कमाल है। मैटर को क्या किया हम लोगों ने, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसी को तो एनर्जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। बहुत लोग बच्चों क्या बोलता है इसको क्या बोलता है, एग्जामिनेशन इज इक्वल टू मेमोरी इनटू कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। मतलब एग्जामिनेशन अगर कोई फेस करना है तो मेमोरी 2 यूनिट होना चाहिए, तो कंसंट्रेशन कितना यूनिट होना चाहिए, 4 यूनिट, मतलब 2 का स्क्वायर। आइंस्टीन का ये थ्योरी, आइंस्टीन को इस पे मिलना चाहिए था नोबेल प्राइज, लेकिन 1921 ईस्वी में उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नोबेल प्राइज दिया गया। ये थ्योरी बहुत ही अच्छा है। इसी को हम लोग रिलेटिविस्टिक फिजिक्स बोलते हैं, रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी बोलते हैं आइंस्टीन का। ठीक है, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, ये बहुत बड़ा। तो देखिए हम लोग क्या बोले कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे, बट मास क्या होता है, डिपेंड्स करता है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे। यही देख लीजिए, डिपेंड कर गया ना। कोई भी चीज को अगर किसी को मान लेते हैं 2050 में भेजना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोजेक्ट कर दीजिए, 2050 में चला जाएगा। अगर मान लेते हैं 1914 में भेजना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उनको देखना है, तो भेज दीजिए, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोजेक्ट कर दीजिए, या तो पीछे चले जाएंगे या तो आगे चले जाएंगे। हो सके उनका लेंथ छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, क्योंकि पैरेलल स्पेस तो एग्जिस्ट करता है। देखिए अब इसको मिटाते हैं तो हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज देख ले। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होगा, सबसे प्यारा प्रॉपर्टीज होता है चार्ज का, चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसको सिंपली हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होगा, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। क्या होगा, चार्ज एडिटिव इन नेचर होगा, इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या बोलेगा, डिफाइन एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो देखिए फॉर एन आइसोलेटेड, क्या होगा आंसर, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों हम आइसोलेटेड वर्ड यूज कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम वैसा सिस्टम जो रिमेन्स कांस्टेंट हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वो चेंज नहीं करे, उसके लिए। तो क्या बोले, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज जो होगा, मतलब टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी जो होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ algebraic sum of all individual charges। जैसे क्या इंडिविजुअल चार्जेस, हम क्या बोले कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उस पे जितना चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी क्या होगा, इक्वल होगा अल्जेब्रिक सम। जैसे 2 3 4 -5 -7 को कैसे आप लोग ऐड अप करते हो, माइनस प्लस देके, उसी तरह सारे को जोड़ देंगे तो वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। जैसे कि हम लोग मैथमेटिकली देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, -Q3 है, -Q4 है, -Q5 है, Q6 है, Q7 है, Q8 है, Q9 है, Q10 है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज बाय डेफिनेशन क्या होगा,
बाय डिफिनेशन। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 प्लस Q6 प्लस Q7, दिस वन, ये कूलम। बस ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितना चार्ज है उसको लेंगे, बाहर से हमको मतलब नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी। चार्जेस क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। चार्ज को कंजर्व्ड कर सकते हैं, लेकिन बट मास को कंजर्व नहीं कर सकते हैं। मास को कंजर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों इसको मिटाते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोले हम, बोले कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड चार्ज neither be created nor be destroyed, it is always constant या conserved। constant, conserved का मतलब क्या, conserved वही होता है the physical quantity does not change with respect to time, उसी को हम लोग conserved बोलते हैं। तो यानी constant it can be transferred one body to another body। जैसे ये पेन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है और इस पे चार्ज है। जब इसको हम लोग कनेक्ट करके लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे या दूर लेके जाएंगे तो दोनों चार्ज हो जाएगा। चार्ज का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये हम आगे प्रोसेस बताएंगे कि कैसे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज को। तो क्या होगा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज is neither be created nor be destroyed, it is always constant and it can be transferred one body to another body। तब बच्चों इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, इसलिए क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 5 से हम लोग मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों, थैंक यू।